बाबा बाबा पुकारती हुई 4 साल नन्ही सी गुड़िया उसके कदमों से लिपट रही तो जैसे अपनी सोचों से बाहर आया। उसे झुककर प्यार किया और उसे गोद में उठाया, उससे बातें करने लगा। लीजिए, ये बाप बेटी यहाँ है। राफिया और हम दोनों पूरे घर में तलाश कर रहे थे। उसकी बीवी ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। और क्या, मैं तो परेशान हो गया था कि मेरी नन्ही बड़ी कहाँ गई। 11 साल राफिया ने कहा तो मूसा शाह धीमा सा मुस्कुरा दिया। और फिर वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ बाहर की जाने पड़ा। मगर जाते जाते उस दुश्मन जान तस्वीर को नम आंखों से देखा और माजी की कई यादें फिर से डंग मारने लगी। शाहविला के वसीओ और लाहौर में आज दिन का समा था। आज कबीर शाह के बेटे मूसा शाह की मेहंदी का फंक्शन था। मूसा शाह की शादी उसकी पसंद की लड़की नवेरा से हो रही थी। दोनों लंदन में पहली बार मिले थे और मूसा शाह की पूरे एतमाद और नरम मिजाज सी नवेरा से दोस्ती हुई और अब वो दोनों अनकरीब मियां बीवी बनने वाले थे। और मुस्कुराते उसके कान में कुछ कह रहा था कि सामने से हिजाब किए आती लड़की को देख को साकित रह गया। उसे एक छोटे से बच्चे का हाथ थाम रखा था। कैसे हो मूसा शाह, तुम आखिरकार 7 बरस के बाद अपने वतन वापस आ गए हो। मुझे उसी दिन का इंतजार था। लो, मैं भी आ गई। तुम्हारे घर वालों से वादा करके गई थी कि मैं आऊंगी जब तुम आओगे, और देखो मैं आ गई। और देखो साथ क्या लाई हूँ, वो सबूत जो तुम्हारी फैमिली ने मुझसे मांगा था। मेरे पास तब निकाहनामा नहीं था, लेकिन देखो ना, कुदरत भी मुझ पर कितनी मेहरबान हो गई है। उसने मुझे पूरे का पूरा तुम्हारे वजूद का हिस्सा ही दे दिया। और हाँ, DNA वैसे मैंने करवाया हुआ है। तुम भी अगर चाहो तो अपनी तसल्ली कर सकते हो। वाकई इसकी शक्ल तुमसे बहुत मिलती है। मैंने तुम्हारा बचपन तो नहीं देखा, मगर जब जब तुम्हारे बेटे को देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है तुम बचपन में बिल्कुल ऐसे हो गए। उस बच्चे के घने बालों में उंगलियां फेरते हुए मुस्कुरा कर बोली। और वो साकित और जामिद उसे देख कर रह गया। आप सब लोगों ने सबूत मांगा था ना कि आज से 6 साल पहले के मेरे पास क्या सबूत है कि मैं आपकी बेटे की बीवी हूँ। मैं सबूत तो नहीं दे पाई, लेकिन अब भी नहीं है मेरे पास कोई सबूत कि मैं इनकी बीवी हूँ या नहीं। लेकिन ये इनका बच्चा है, इस बात का मेरे पास ये जीता जागता आपका खून है। मेरे सबूत को ना भी माने तो खुद आपका DNA करवा सकते हैं ये आपका खून है कि नहीं। बाकी आपकी मर्जी। और हाँ, ये पूरा समाज आपको देख रहा है और जानना चाहेगा कि कबीर शाह जो इंसाफ का अलमदार समझा जाता है, अपने पोते को अपना नाम देगा कि नहीं, अपने पोते को इंसाफ देगा कि नहीं। ये जिंदगी भर उसका पोता नाजायज ही कहलाएगा। वो मुठ्ठियां बींचे खड़े कबीर शाह की आंखों में आंखें डालकर बोली। मूसा यकटक उसे देखे गया। वो जो समझ रहा था कि बरसों पहले उस लड़की का रायना का रिश्ता खत्म हो चुका है, मगर फिर से पूरे कद से उसके सामने मौजूद थी। उसने नवेरा की जानिब देखा, उसे गुस्से से देखते हुए स्टेज से उतर की। सो गाइस, तकरीब खत्म हो चुकी है। आप सब लोग अपने अपने घरों में तशरीफ ले जाएं। यहाँ सिर्फ मेहंदी थी, लेकिन मेहंदी, बारात, रुखसती सब हो चुका है मेरे साथ। बाकी रहा वलीमा, आपको जल्दी वलीमा का इन्विटेशन मिल जाएगा। अब आप लोग जा सकते हैं। वो सर्द लहजे में बोलती हुई कांटदार निगाहों से मूसा शाह को देखने लगी। पूरी महफिल में जैसे चामुगोइयां शुरू हो गई थी। फिर सब लोग आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकलना शुरू हो गए। राफिया, चले अंदर। अंदर चलकर आपका कमरा देखते हैं कि कौन सा वाला आपने लेना है। उसने उस बच्चे को कहा तो सर इस बात में हिला गया। फिर वो इसे लिए अंदर चलेगी और शाहविला के खूबसूरत लाउंज में इस वक्त वो बैठी थी और इसकी स्याह आंखों में नमी दौड़ने लगी। उस दिन का इसने बरसों से इंतजार किया था और आज अपने बेटे का हक लेने आ चुकी थी। वो ऐसा करके भी सख्त अजियत में थी क्योंकि उसे अपने शौहर से शदीद नफरत थी, मगर वो अपने बेटों को दुनिया की ठुकरे खाने नहीं दे सकती थी। कुछ देर के बाद सब लोग लाउंज में आ चुके थे। लड़की, तुम्हारी हिम्मत क्या थी इस तरह की हरकत करने की? बरसों पहले हमने तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से निकाला था, तुम फिर आती। कबीर शाह अंदर आते हुए दहाड़ कर बोले थे। 5 साल पहले मेरे पास कोई सबूत नहीं था अपने आप को सच्चा साबित करने का, लेकिन जब यहाँ से गई ना तो जाते हुए प्रेग्नेंट हो गई। शायद कुदरत को मेरा साथ देना था। मैंने दुनिया की बहुत बातें सुनी, सबने कहा इस बच्चे को जाया कर दो। मैंने कहा नहीं, जिसका ये बच्चा है ना, बरसों के बाद ये बच्चा लेकर उसी के पास जाऊंगी जिन लोगों ने मुझे ठुकराया है, आज तक मेरे बारे में गलत बोला है। मैंने अपने किरदार का सबूत दूंगी। लीजिए, मैं वापस आ चुकी आप लोग के पास आपके पोते को लेकर। मैंने आपसे पहले भी कहा था ये आप ही का पोता है, मैंने DNA करवाया है। और रही इसकी रिपोर्ट्स, अगर आपको भी तसल्ली करवानी है तो दुनिया के किसी डॉक्टर को बुला लीजिए और उसे कहिए कि कर ले टेस्ट। वैसे DNA टेस्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पोता कार्बन कॉपी अपने बाप की है। अगर आप लोगों ने मुझे ना अपनाया तो मैं बाहर जाकर सबको आपकी हकीकत बता दूंगी कि आप हकीकत में किस तरह के लोग हैं, क्योंकि अपने घर की बहू की इज्जत नहीं करते। वैसे मैंने ये शादी अपनी रजामंदी से तो नहीं की थी, आपके बेटे ने मुझे अगवा करके ये शादी करवाई थी। इसने मुझसे इंतकाम लेने के लिए शादी की थी। इसने अपना इंतकाम ले लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अब अपने बेटे का हक ले रही हूँ। वो गुमसुम से खड़ी मूसा शाह को देखते हुए बोली। उसने एक नफरत भरी निगाह उस पर डाली। तुम्हें अगर लगता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कबूल करूंगा
तो ये नामुमकिन है। तुम मेरे लिए पहले भी काबिल नफरत थी, आज भी काबिल नफरत हो। और हाँ, 1 माह के अंदर अंदर तुम्हें इस घर से बाहर करूंगा और मैं ये साबित करूंगा कि मेरा तुम्हारे साथ निकाह हुआ ही नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। मैं ये साबित कर दूंगा। मूसा शाह ने तिल मिलाते हुए कहा, सही सही, चलो मुझे भी इस बात का इंतजार रहेगा जब तुम मुझे इस घर से बाहर करते हुए ये साबित करते हो कि तुम मुझे नहीं जानते। लेकिन मैं तुम्हें चंद दिनों में ही मना लूंगी कि तुम मुझे जानते हो। वो तलक खाते हुए बोली तो मूसा गुस्से से उसे देखने लगा। तुम्हें पैसा चाहिए? जो भी चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे बेटे की जिंदगी से जाना होगा। मैं मानता हूँ कि मेरे बेटे से गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम नीच खानदान की कोई भी लड़की को अपनी बहू बना लेंगे। हमारे घर की बहू सिर्फ नवेरा बेटी ही बनेगी। तो अपनी कीमत बताओ, हम तुम्हें हर तरह की मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। कबीर शाह ने कहा, मदद करना चाहते हैं तो ठीक है, मुझे मेरे माँ बाप लौटा दीजिए जिन्होंने मेरा गम सीने से लगाकर उसे रोग बना लिया। कुछ ही दिनों में शर्मिंदगी और बेबसी के एहसास से दुनिया से चले गए। वापस ला सकते हैं आप मेरे वालिदैन को और इनके मान को। इज्जत सिर्फ अमीर लोगों की नहीं होती, गरीब की भी वैसी ही होती है, और आपसे कहीं ज्यादा उसके लिए कीमती होती है, क्योंकि आप लोग तो ना किसी की इज्जत करते हैं और ना ही आप इसकी जरूरत महसूस करते हैं। आपने अपने बेटे की तरबियत अच्छी की होती ना, तो किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद न करता। आपके बेटे के इंतकाम ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी 2 बहनें मुझसे बड़ी है, मगर उनके शौहर मुझसे मिलते तक नहीं है। मेरे वालिदैन इस दुनिया से मुझसे नाराज होकर चले गए। मैं तन्हा दुनिया का मुकाबला करती रही। जगह जगह लोग मुझे नोचने के लिए तैयार थे। मैं सबसे लड़ती हुई एक बहुत लंबी मसाफत तय करके यहाँ पहुंची हूँ। मेरे हिस्से में इन 7 सालों में सिर्फ और सिर्फ ठकन और बेबसी आई है। मैं भी ये सब आपके बेटे में देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो जिस लड़की से मोहब्बत करता है उससे कभी ना मिले। यही मेरा इंतकाम होगा। मिस्टर कबीर शाह उसकी बातों पर परेशान हो गए थे। उसने बेताबी से नवेरा को देखा। नवेरा, ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। जब मैं यूनिवर्सिटी में था ना, मेरे आखिरी सेमेस्टर चल रहा था जब इसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। ये मेरे खिलाफ तब से है, तब से ये मुझे किसी न किसी तरह नीचे दिखाती रहती है। तो बस मैंने सबक सिखाने के लिए किया था। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, हमारे दरमियान जो भी रिश्ता था कागजी रिश्ता था। इसे मैं एक पल में खत्म कर दूंगा। ये हमारी जिंदगी से चली जाएगी। नवेरा के सामने जाते हुए बेकरारी बड़े लहजे में बोला, चलो राफिया, आपके सोने का टाइम हो गया, ना तो जल्दी से सो जाते हैं। उसे मोहब्बत भरे अंदाज में कहा तो राफिया फर्मा बरदारी से सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ। फिर उसका हाथ थामकर मूसा शाह के कमरे में आ गई। कुछ देर के बाद मूसा शाह धनधनाता हुआ कमरे में आया और उसे खून ख्वार नजरों से देखने लगा, जो कि मूसा को सुलाकर अब फ्रेश होने के लिए बाथरूम की जाने बढ़ने लगी थी। वो तेजी से उसके पीछे लपका और उसने इसे खींचकर बाथरूम के अंदर धकेल दिया और खुद भी अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर लिया। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा या फिर तुम पर जो गुजरती है उस पर अफसोस करूंगा? तुम इसी काबिल हो। तुम्हारा गरूर और तकब्बुर तुम्हें इस हाल पर ले आया। तुमने ना उस दिन ये सब किया होता, ना मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करता। उसे जबड़े दबोच कर फनकार कर बोला और उसे पीछे धकेलते हुए वॉश बेसिन की जाने पड़ी और अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारकर इत्मीनान से बाहर की जाने बढ़ने लगी। तो इसे खींच से दीवार से चिपकाते हुए उसकी सांसें रोका। उसे पीछे धकेलने के लिए अपनी भरपूर ताकत लगा रही थी, मगर उसके सामने महज फड़फड़ाते रह गई। तुम आज भी इतनी ही बेबस हो मेरे सामने जितनी बरसों पहले थी। तुम्हें लगता है कि तुम अपने पूरे एतमाद अंदाज में मुझे जेर कर लोगी, तो ऐसा नामुमकिन है। और हाँ, मुझे हमेशा से सॉफ्ट नेचर की आराम से बात करने वाली लड़कियां पसंद है, तुम्हारी तरह सख्त नहीं। उसे एक झटके से छोड़ता वो बाहर निकल गया और रोते हुए जमीन पर बैठ गई और ज़हन आज से 7 साल पहले में उलझता चला गया। वो एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखती थी। बाप के पास बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद अपनी बेटियों को आला तालीम दिलवाना चाहते थे। उनकी दोनों बड़ी बहनें तो अपनी पढ़ाई में एवरेज थी, लेकिन उसने अपने बाप का ख्वाब पूरा करने के लिए सोचा। उसे सरकारी स्कूल से मैट्रिक किया और पंजाब भर में पहली पोजीशन आई। हर बड़ा कॉलेज उसे लेने के लिए तैयार था। उसकी फीस में 90% तक रिलीफ मिल गया था, लेकिन उसने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां से उसने अपनी बेसिक तालीम शुरू कर ली। वो अपने उस्ताद की बहुत सी लाडली और बेहतरीन स्टूडेंट थी। उसने अपनी कामयाबी के झंडे यहाँ कॉलेज में गाड़ दिए। उसके अलावा वो दूसरे एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेती। जो काम वो करती, कामयाबी उसके कदम चूमती। हर चीज में परफेक्ट थी। हिजाब में रहकर भी अपने बलबूते पर उसने बड़ी कामयाबी यहाँ हासिल की। फिर उसका बीएससी मुकम्मल हुआ तो उसने एमबीए के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहां उसे मुकम्मल हाथों हाथ लिया गया। वो स्टार्ट में ही वहां पर उस्ताद की फेवरेट बन चुकी थी।
फिर एक दिन वो लाइब्रेरी जा रही थी कि रास्ते में उसका टकराव मूसा शाह के दोस्तों से हुआ। उसने एक बड़ी सी बेबाक नजर से उसे देखते हुए सीटी बजाई तो वो मुड़कर उसके पास आई। तुम्हारे घर में शायद माँ बहन नहीं है, या फिर तुम लोग अपनी माँ बहनों को भी पेश करते रहते हो। वो पास आकर तंजिया लहजे में मुस्कुराती हुई बोली। तो वह लड़का तिल मिलाकर उसे देखने लगा। उसी वक्त वहां पर मूसा आ गया। क्या हो रहा है? मूसा ने हैरानगी से पूछा। मूसा, ये लड़की गालियां निकाल रही है, मुझे, मेरे माँ बाप और बहन को गलत कह रही है। वो लड़का गुस्से से बोला। सच कह रहा है ये? अगर सच है तो अभी इसी वक्त इससे माफी मांगो, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। मूसा शाह ने कहा, मैंने इसे गाली नहीं दी, इसलिए सीटी बजाई। मैंने पलट कर जवाब दिया, सच बात है, लड़कियों की इज्जत शरीफ इंसान करते हैं, जो नहीं करता वो इनमें से होता है, जिनके घर में खुद माए बहनें वैसी हो या फिर हो ही ना। वो तरह कर बोली, हमारे घर में माएँ भी हैं और बहनें भी हैं, और हमें पता है किसका कितना एहतराम करना है और किसका नहीं। तुम जैसी लड़कियों को हम एहतराम के काबिल समझते भी नहीं। अगर इसने सीटी बजा दी तो आकर उलझने की क्या जरूरत थी, इग्नोर करके आगे बढ़ जाती। मगर यकीनन तुम खुद इसकी तवज्जो खींचना चाहती थी। बाकी सब मर्दों की भी तुम जैसी 2 टके की लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मूसा शाह ने कहा, 2 टके का इंसान मिस्टर शाह वो होता है जो दूसरों की इज्जत नहीं करता। आपकी माँ ने आपको इतना भी नहीं सिखाया कि औरत की इज्जत कैसे करते हैं और औरत से बात कैसे करते हैं। आप 2 टके तो क्या, आप 1 टके के भी नहीं है। वो तलख लहजे में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे लहजे में बात करने की? तुम जैसी लड़कियों को चंद पैसों के ओस खरीद कर अपने बिस्तर की जीनत बनाते हैं हम। मूसा शाह ने तेज में कहा, अपने घर की कहानी मुझे मत सुनाओ, ये तो तुम्हारे घर में होता होगा ना। हम जैसी लड़कियां तुम जैसों के मुंह पर थूकती भी पसंद नहीं करती। तुम जैसों को हम छूने भी न दे। वो भी इंतहाई गुस्से भरे अंदाज में बोली थी। तो मूसा शाह ने उसका बाजू जोर से पकड़ा। लो, मैंने तुम्हें छू लिया, मूसा शाह ने कहा। उसने अपना हाथ एक झटके से छुड़वाते एक जोरदार थप्पड़ मूसा शाह के चेहरे पर दे मारा। आइंदा से ऐसी हरकत की तो मैं जूतों से मारूंगी, वो फनकार पर बोली और एक झटके से वहां से निकलती हुई आगे चली गई। अगले दिन हर जुबान पर मूसा शाह के थप्पड़ लगने की न्यूज पूरी यूनिवर्सिटी में फैल गई थी और उसका मुखालिफ ग्रुप उसे देखते ही चिढ़ाने लगा और उनसे उलझ पड़ा। दोनों के दरमियान इस कदर लड़ाई हुई कि सबने एक दूसरे को बुरी तरह जख्मी किया और प्रिंसिपल ने नए ऑफिस में तलब किया और कहा कि तुम्हारी शिकायत यहाँ आ चुकी है। MBA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट रायना राणा ने तुम्हारे खिलाफ ये कहा है और तुम और तुम्हारा ग्रुप आती जाती लड़कियों को आवाजें कस रहे हैं। आज तुमने दूसरे ग्रुप के साथ मारपीट की। तुम्हारे वालिदैन को बुलाकर इनमें से आज ही शिकायत करूंगा। और हाँ, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। तुम अच्छे स्टूडेंट हो तो इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ वार्निंग देकर ही छोड़ रहा हूँ, वरना फौरन से सजा देता। ये जो चंद महीने है ना, इन्हें अच्छे से गुजार लो, वरना तुम्हारे बाप की बहुत दौलत भी तुम्हारे करियर को खत्म होने से बचा नहीं पाएगी। प्रिंसिपल साहब ने सख्त लहजे में कहा तो चुपचाप वहां से निकल आया, लेकिन उसके दिल में इंतकाम की आग जल रही थी और वो इस आग में रायना राणा को जलाकर राख कर देने वाला था। क्या बात है डूड, तुम कुछ करोगे नहीं? उस लड़की ने हमें बेइज्जत किया है, तुम चुप हो? उसकी दोस्त ने तलमलाते हुए कहा। बस 4 महीने के लिए चुप रहो, उसके बाद उस लड़की को ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर बोल नहीं पाएगी, वो सर्द लहजे में बोला। फिर यूं ही 4 महीने पुरसुकून गुजर गए। वो दोनों एक दूसरे को देखकर अनजान बनकर गुजर जाते थे। मगर रायना काफी ज्यादा यूनिवर्सिटी में मशहूर हो चुकी थी क्योंकि इसका रवैया हर लड़के के साथ काफी ज्यादा लिया दिया सा रहता था। वो बहुत कम किसी से बात करती और लड़कियां भी उसकी दोस्त ना होने के बराबर थी, और जो लड़की बॉयफ्रेंड रखती थी उसके तो आसपास भी रहना वो पसंद नहीं करती थी। यही चीज मूसा को बहुत बुरी लगती। जिस दिन फेयरवेल पार्टी थी उसी दिन मूसा ने अपने दोस्तों के साथ रायना को किडनैप करने का फैसला किया। फिर शाम के वक्त जब पार्टी खत्म हुई तो रायना घर जाने के लिए निकल रही थी कि मूसा ने उसे बीच रास्ते से ही उठा लिया। उसे अपने दोस्त के साथ फार्म हाउस ले गया और जितना भी बुरा था, लेकिन आज तक उसने कभी किसी लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात नहीं रखे थे। यहाँ भी उसने रायना के साथ निकाह करके उसे टॉर्चर करने का फैसला किया और रायना को जब होश आया तो उसने खुद को एक कमरे में कैद पाकर वो हवास भागता हो गई और चिल्ला चिल्लाकर दरवाजा पीटने लगी। मगर दूसरी तरफ नाक सुनाटा था और खिड़की से उसके अंधेरे होने का एहसास हो रहा था। उसका दिल ये सोच सोच कर रो रहा था कि उसके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। वो घुटनों में सर दिए सिसकियां भर भर कर रो रही थी और दिल ही दिल में अल्लाह को अपनी मदद के लिए पुकारते हुए कुछ देर के बाद दरवाजा खुला। उसे झटके से सर उठाकर देखा तो इस्तेहाजिया मुस्कुराहट सजाए वो अंदर दाखिल होते मूसा शाह को देखकर उसके पांव तले से जमीन निकल गई। घटिया इंसान, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, तुमने मुझे किडनैप किया, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी उससे हरकत करने की। उसका गिरेबान पकड़ती वो हिजानी अंदाज में चिल्लाकर बोलने लगी। मूसा शाह ने उसे एक झटके से पीछे करते हुए जोर से धक्का दिया और वो बेड पर गिर गई। अभी ये मेरा और तुम्हारा निकाह होगा,
कुछ देर के बाद निकाह हो गया, फिर उसके बाद मेरी और तुम्हारी स्वागरात होगी। बस फिर तुम जहां कहोगी वहां छोड़ दूंगा। मूसा शाह ने कहा तो उसने हतमी अंदाज में से देखा, मैं हरगिज तुमसे निकाह नहीं करूंगी, तुमसे निकाह करने से बेहतर है कि मैं अपनी जान ले लूं। वो चिल्ला कर बोली थी, नहीं मेरी जान, तुम ऐसे जान नहीं लोगी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम पल पल मरोगी। मूसा शाह ने उसके रुखसार को छूते हुए बेबाक लहजे में कहा, प्लीज ये जुल्म मत करना, मेरे माँ बाप घर में इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। वो अब उनके आगे हाथ जोड़कर रोने लगी। वाह क्या बात है, तुम्हारा गुरु तनतना तो एक पल में मिलिया मेट हो गया, खाक में मिल गई तुम्हारी वो बातें, वो अंदाज जिसकी वजह से तुम पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर हो चुकी थी। लेकिन तुम्हारी इल्तिजा करने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारे माँ बाप ने जो तुम्हारे अंदर इतना हुरूर कूट कूट कर भर दिया है ना, उसे मैं तो दूंगा। तुम्हारे माँ बाप इससे टूटेंगे। वाह कमाल है, एक तीर से दो शिकार। आइंदा से तुम जैसी लड़कियों के माँ बाप अपनी बेटियों को हम जैसों के सामने नहीं खड़ा करेंगे। बहुत फख्र से उस दिन अपने दोस्त को कह रही थी ना कि तुम्हारे माँ बाप ने ये तुम्हारी तरबियत की है कि किसी मर्द से नरमी से बात ना करो। लेकिन अब तुम्हारे माँ बाप पछताएंगे और सोचेंगे कि अगर अपनी बेटी को सही सबक दिया होता तो आज उसके साथ ये ना होता। तुमने उस दिन जो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था ना, उसकी गूंज आज तक मेरे कानों में गूंजती है। उस थप्पड़ का जवाब ना देकर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। उस थप्पड़ का बदला मैं तुम्हारी रूह को इस कदर जख्मी कर दूंगा कि तुम जिंदगी पर रोती रहोगी। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, मेरे माँ बाप मर जाएंगे, मुझ पर बहुत एतमाद करते हैं, उन्होंने पूरे खानदान की मुखालफत की और बड़े एतमाद से मुझे पढ़ने के लिए भेजा है। अगर मैं घर ना पहुंची तो पूरा खानदान उन्हें बातें सुनाएगा, प्लीज मुझे जाने दो। उसने उसके पाँव पकड़ते हुए बोला, तुम्हारे माँ बाप के गुरूर तो तोड़ना बनता ही है, क्यों भेजा उन्होंने तुम जैसी लड़की को? नहीं बेचना था। अरे गरीब हो, अपने घरों में रहो, हम अमीरजादों के साथ मुकाबला करोगी। बहुत एतमाद है ना तुम्हारे माँ बाप को तुम पर। अब वही माँ बाप किसी और के सामने सर तक उठा नहीं पाएंगे। वो इसका बाजू झटक कर बोला तो मजीद शिद्दत से रोने लगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम सिर्फ मेरे बिस्तर की जीनत करो तो आज निकाह कर लो, वरना बाहर जितने मेरे दोस्त बैठे हैं ना, वो सबके सब बड़े बड़े पड़े बैठे हैं। ये ना हो कि सब तुमसे फायदा उठाए। अब तुम्हें चुनना है, तुम्हें निकाह करके मेरे साथ कुछ वक्त गुजारना है या फिर सबके साथ। वो सिगरेट सुलगाकर लोगों से लगाते हुए बोला तो उसकी आंसू ठठर गए और खौफ से रंगत सुर्ख पड़ गई। उसने रोते हुए निकाह के लिए इकरार कर लिया। निकाह के बाद उसे रात भर अपनी दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। सुबह होते उसे घर छोड़ने की मिन्नतें करने लगी, मगर वो मुकर गया। तुमने कहा था तुम मुझे सुबह जाने दोगे, प्लीज मुझे जाने दो, मेरे माँ बाप मर जाएंगे। वो तरफ तरफ कर रोती, मगर वो इस कदर सफाक था कि उसके रोने पर सुकून महसूस करता था। फिर अगले 7 दिन तक उसे इस कदर तोड़ चुका था कि 8वें दिन तक उसने कहा से आज उसकी घर छोड़ देगा, तो उसके अंदर एहसास ही नहीं जागा। फिर वो उसे उसके घर के सामने उतार कर चला गया। जब वो अंदर दाखिल हुई तो उसकी माँ की मैयत पड़ी थी और उसे देखते ही सब चामगोया करने लगे। वो तरफ तरफ कर रोती। उसने अपनी बड़ी बहन से अपने बाबा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि बाबा गायब हो जाने के फौरन बाद ही तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक आ गया था और वो दुनिया से चले गए और आज माँ भी चलेगी। फिर उसकी बहनोइयों ने उसकी बहनों से बात करने से भी उसे मना कर दिया। किराएदार ने घर खाली करवा दिया। वो घर से निकलकर शाह विला पहुंची। उसे जब सब बताया कि वो मूसा शाह की बीवी है तो कबीर शाह और उज़्मा शाह ने तंज़ीह अंदाज में उसे देखा, हमारे बेटे की बीवी और हमें मालूम ही नहीं। लड़की, तुम जैसी लड़कियां मेरे बेटे के हुस्न और उसकी दौलत के पीछे आती रहती है, लेकिन आज तक किसी ने बीवी होने का दावा नहीं किया था, वो भी हमने देख लिया। तो यहाँ से दफा हो जाओ, वरना धक्के मार मार के यहाँ से निकाल देंगे। उज़्मा शाह ने कहा। फिर उसकी मिन्नत समाजत के बावजूद उसे वहां से निकाल दिया गया। हर जगह पर दरिंदे नोचने को थे, मगर वो खुद को बचाती एक दारुल मान में चली गई। वहां जाकर इसे पता चला कि 3 माह की हामला है। वो दिन भर वहां काम करती, फिर खुद को संभालती। दारुल मान की डिस्पेंसरी में उसने राफिया को जन्म दिया। जब राफिया 2 साल का हो तो उसने एक फैक्ट्री में जॉब कर ली। वो हर दिन मूसा शाह के आने की खबर मालूम करती जाती। फिर जब राफिया 6 साल का हुआ तो उसी दिन उसे मूसा शाह के आने की खबर मिली। उस साथ ही शाविला के इकलौते चिराग की शादी के चर्चे होने लगे। फिर उसने ऐन मेहंदी के दिन आज यहाँ पर उसकी शादी को न सिर्फ रखवाया बल्कि उसके पूरे खानदान का तमाशा बन गया। वो माजी से हाल में वापिस आई। उसने अपनी नाक को छूकर देखा तो उसकी नाक से खून निकल रहा था। उसने वास्ट बिस्तर के आगे खड़े होकर अपना चेहरा साफ किया और बाहर निकल आई। मूसा शाह कमरे से जा चुका था और राफिया सो रहा था। वो चुपचाप आकर राफिया के साथ लेट गई। वो पूरी रात स्टडी रूम में रहा और नवेरा को फोन कर रहा था, मगर नवेरा उसका फोन तक नहीं उठा रही थी। वो बेचैन से अपने बालों में उंगलियां फंसाए बैठा था।
कि उज़्मा शाह ने उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं नवेरा से बात करूंगी, तुम्हारी शादी सिर्फ नवेरा से ही होगी। और रही ये लड़की, फिक्र मत करो, मैं इसके यहाँ से जल्द से जल्द जाने का इंतजाम करूंगी। लेकिन एक बात है, वो बेटा वाकई तुम्हारा ही है, क्योंकि बिल्कुल ही तुम्हारी कॉपी है। मैं जानती हूँ तुमने गलत किया है, लेकिन अब तुम बताओ कि तुमने ये कब किया और क्यों, ताकि वक्त आने पर हम इस बात को बदल सके, वरना हमारे खानदान की बहुत बदनामी होगी। तुम्हारे डैड इस वक्त बहुत गुस्से में है। मैंने उन्हें समझा दिया है कि तुमसे गलतियों की है, लेकिन वो बस पागल हुए पड़े हैं। कहते हैं कि गलती हुई थी तो बाहर तक रहती, घर में क्यों आई, बच्चा भी पैदा कर दिया। ये बात सच भी है कि तुमने गलती कर दी है। ये बच्चा उसे अपनाना ही होगा, क्योंकि वो हमारा खून है। ये लड़की हमारे खानदान की किसी भी तरह से काबिल नहीं है। उज़्मा शाह ने कहा तो उसने सर में इस बात में हिलाते हाँ में हाँ मिलाई। जी मामा, और ये लड़की में बहुत गरूर था जो आज भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने जो इसे सजा दी है उसके बावजूद इतने बरसों के बाद फिर से वापस आ जाएगी। लेकिन मेरा आपसे पक्का वादा है कि मैं सब ठीक कर दूंगा। ये लड़की बाकी हमारे घर के काबिल नहीं है। मैं यहाँ से निकालकर इस करही से दम दूंगा। लेकिन प्लीज आप नवेरा को समझाएं कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने उसके अलावा कभी किसी से मोहब्बत नहीं की और ना ही कभी करूंगा। बस एक बार आपसे घर बुलवा लीजिए, मैं इसे सब समझा दूंगा। मूसा शाह ने कहा तो उज़्मा शाह ने सर इस बात में हिलाया। अगले दिन उज़्मा के बुलाने पर नवेरा घर आ गई। जब उसने ये सारी बात बताई, उसने हैरानगी से उसे देखा। मुझे यकीन नहीं आता कि तुमने किसी लड़की के साथ ये सब किया, क्योंकि उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था। शेम ऑन यू। तुम्हें लगता है ये बात सुनने के बाद मैं तुम्हें अप्रिशिएट करते हुए माफ कर दूंगी? नेवर। बहुत अच्छा हुआ, मुझे तुम्हारी हकीकत मालूम होगी। अरे तुम औरत की इज्जत भी करना नहीं जानते। तुम्हारे किए गए गुनाह की वजह से कल मेरी औलाद को भुगतना पड़ा। क्या तुमने मकाफात अमल नहीं सुना? मैंने सुना है कि आज तुमने किसी की बेटी के साथ गलत किया, कल तुम्हारी बेटी के साथ ही गलत होगा और मेरी भी बेटी होगी। मैं तुम्हारी गलती की सजा नहीं भुगत सकती। नवेरा ने सर तहजे में कहा, वाकई तुमने तो लड़की हीरा ही चुनी थी, मगर अच्छा हुआ उसे मालूम हो गया कि तुम उसके काबिल नहीं। बस वो बच गई तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से। वैसे अगर चाहो तो मैं तुम्हारे बारे में उसका दिल साफ कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी। मांगोगे माफी? जैसे मैं तुम्हारे कदमों में गिड़गिड़ाती रही, वैसे तुम भी मांग लो माफी, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। और नवेरा से जाकर कह दूंगी कि वो तुम्हें माफ करके अपना ले। और सोफे पर बैठते हुए सीने पर बाजू बांधे इत्मीनान बैठ बोली। तो मूसा शाह और अज़्मा शाह ने जोर से लब पीछे। तुम जैसी घटिया औरत से माफी मांगने से बेहतर है मैं नवेरा के बगैर जीना पसंद करूंगा। उस सर प्याजी में बोला था और फिर वहां से निकलता चला गया। रात को जब वो घर लौटा तो कमरे में आया तो राफिया वीडियो गेम खेल रहा था। उसके पास जाकर बैठा तो वो जल्दी से उसके गले लग गया। मामा तो कहती थी जब मैं आपसे मिलूंगा तो आप मुझे ढेरों खिलौने दिलाएंगे, मगर आपने तो मुझसे बात ही नहीं की। उसने उसके गले लगते हुए शिकवा किया तो बेख्तियार रायना को देखने लगा जो कि मोबाइल पर मसरूफ थी। अच्छा, तो आपकी मामा कहती थी मैं आपको अच्छे अच्छे खिलौने दिलाऊंगा, और इसके अलावा और क्या कहती थी? मामा मतलब मेरे बारे में क्या कहती थी? मैं कहाँ पर हूँ और क्या करता हूँ? आपने कभी मामा से पूछा नहीं? वो रायना की तरफ देखकर बोला तो रायना ने मोबाइल से निगाह हटाकर इसे देखा। नहीं, क्योंकि मेरे सवाल से पहले मुझे बता दिया गया ये मामा ने आप हाई स्टडी के लिए बहुत दूर गए हैं। जैसे ही आप वापस आएंगे हम लोग आपके पास चले जाएंगे। फिर आपके बारे में मामा ने बताया कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी मजबूरी थी इसलिए आप हमसे दूर हो गए। वो जल्दी से बोला था चलो ऐसा करो जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर मैं आपको अच्छे अच्छे टॉयज दिलाऊंगा। उसने उसकी सिर की बारों में हाथ फेरते हुए उसे कहा था क्या हूँ, चले उठे मामा। वो रायना के पास जाकर बोला राफिया बेटा मेरी तबीयत नहीं ठीक, आप ऐसा करो आप डैड के साथ अकेले चले जाओ, इंजॉय करें बहुत सारा। रायना ने मुस्कुराकर कहा तो मूसा ने नाक गौरी से देखा। क्या हो जाता अगर तुम साथ चल पड़ती? बच्चे का दिल रह जाता। राफिया के बाहर जाने के बाद उसने सर लहजे में बोला आपको मेरे बेटे की दिल की इतनी फिक्र कब से होने लगी? खैर अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ज्यादा चल नहीं सकती, मेरे सर में दर्द होने लगता है। आप ऐसा कीजिए अपनी ना होने वाली बीवी मिस नवेरा को बुला लीजिएगा। उसने फिर से उसके जख्मों को छेड़ दिया था। वो दिल मिलाते उसे देखने लगा और फिर गुस्से से उठकर वहां से निकल गया। फिर वो राफिया को लेकर शॉपिंग मॉल घुमा और इसकी मनपसंद चीजें दिलाई। फिर वो जब घर वापस आए तो इसके रूम के साथ वाला रूम खिलवाया। ये अभी तक तो थोड़ा सादा है, लेकिन मेरा बेटा जैसा कहेगा मैं इसको वैसा करवा दूंगा। मूसा उसके रुखसार को थपथपा कर बोला तो उसका चेहरा जैसे खुशी से खिल उठा। थैंक यू सो मच। पता है मैं मामा से कहता था कि राफिया जब बड़ा होगा ना उसे अलग कमरा चाहिए, तो बस आज मुझे अपना कमरा मिल गया। वो मूसा के साथ लिपट कर बोला। फिर राफिया के साथ कमरे में आया तो रायना सोफे पर गुमसुम बैठी थी। मामा
उसे पुकारता उसकी तरफ पड़ा और उसके गले लग गया। फिर वो इसे सब कुछ पुरजोश अंदाज में बता रहा था और वो चुपचाप सुन रही थी। अब आप ऐसा करो, जाकर आराम करो, फिर कल सुबह अपने डैड के साथ जाकर आपने स्कूल में एडमिशन लेना है, क्योंकि आप पहले वाले स्कूल में नहीं जाएंगे, जो डैड को पसंद होगा अब आप वहां पर जाएंगे। रायना ने कहा तो चौंक कर उसे देखने लगा। लेकिन मम्मा, वहां पर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ना, मैं अभी वही पढ़ सकता हूँ क्या? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहां पर मैं अपने दोस्तों के बगैर कैसे रहूंगा? तो अफसरदा लहजे में बोला। तो क्या हुआ, नई जगह है, दोस्ती हो जाएगी वहां, आपको किसी से दिल नहीं लगाना चाहिए। वैसे भी बहुत सारे दोस्त रखना बुरी आदत होती है, कम दोस्त बनाना चाहिए, और अच्छे। ज्यादा दोस्त ना हो, उनमें खराब होते हैं, और खराब दोस्तों की वजह से आप बर्बाद हो सकते हैं। आप अच्छे अच्छे दोस्त बनाए और देखकर दोस्ती किया करें। पता है, अच्छा दोस्त इत्र की तरह होता है, उसकी महक से सब लोग महक उठते हैं। बुरा दोस्त धुएं वाली भट्टी की तरह होता है, और उसकी धुएं की बू की वजह से आपके अंदर भी बदबू समा जाती है। आप चाहे वो काम गलत ना भी करें, तो बुरे दोस्तों की बुरी आदत की वजह से आप भी बदनाम होते हैं। इसलिए हमेशा मेरी बात याद रखेंगे, आपने दोस्त कम बनाना है और बहुत सोच समझ कर बनाना है। उसके बालों में हाथ फेरते हुए वो बोला था। फिर मूसा शाह ने उसे पहली बार गौर से देखा। उसे वो पहले से काफी ज्यादा चेंज लगी। उसके रंग में जर्दियां सी घुली हुई थी और आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे, जबकि वो बड़ी फ्रेश और रोशन चेहरे वाली हुआ करती थी। मगर एक चीज उसे बहुत अजीब लगी, उससे बात भी नहीं करती थी, मगर उसने अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की थी। सबसे बढ़कर उसने राफिया के अंदर उसकी बड़ी उम्दा तस्वीर बनाई थी। वो ना जाने क्या चाहती थी। अगर वो अपना इंतकाम लेने आई थी तो इंतकाम क्यों नहीं ले रही थी? उसे ये बात खटक रही थी। उसे तो लगा था कि उसकी बेटी को उससे छीन लेगी, उसके दिल में जहर बोएगी। फिर वो राफिया को अपने कंधे के साथ लगाए उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कोई मॉरल स्टोरी सुना रही थी। वो चुपचाप उसे देखे जा रहा था। न जाने कि लड़की उसे हमेशा ही हैरान कर देती थी। कुछ देर गुजरी तो राफिया उठकर अपने कमरे में चला गया। वो भी सोने के लिए बेड की जानी पड़ी। आप यहाँ सोएंगे? उसे हैरानी से पूछा। हाँ तो और क्या, उसने कहा और हाथ डालकर उसे अपने ऊपर गिरा लिया। कितने अरमान सजाए थे मैंने। शादी हो रही थी मेरी आज के दिन, मेरी दुल्हन मेरे साथ होनी थी, मेरी सुहाग रात थी, मगर तुमने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, बीवी तो हो ना तुम भी मेरी, तो तुम्हारे साथ ही सुहाग रात मना लूंगा। वैसे भी वो 7 रातें जो मनाई थी, कसम से क्या ही बताऊं, याद कर रहा हूँ, अजीब सुरूर तारी हो रहा है। कुछ भी हो, तुम्हारी कुर्बत में बड़ा सुकून पाया है मैंने। मूसा ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसके नीचे नाजुक जख्म देखते हुए बोला। उस दोस्त ने सिसकारी पड़ी। ये सिसकारी सुनकर मुझे राहत मिलती थी। मुझे अब याद आया, तुम्हें छूता था तो तुम रोया करती थी। तुम्हारा वो टूटा गुरूर देखकर मुझे राहत मिलती थी, और आज भी तुम ये सिसकारी बढ़ा तो बहुत सुरूर आया। दिल चाह रहा है कि एक और बार छुपकर तुम्हें देखूं। कहते हुए वो उस पर झुक गया और उस पर अपनी शिद्दतें बरसाने लगा। उसे बिल्कुल भी नहीं रोक रही थी। अपना हक लेने के बाद वो पुरसुकून होकर सो गया। वो आहिस्ता से उठी और अपने मुर्दा वजूद को घसीटते बाथरूम की जाने बढ़ गई। दिल बहुत घबरा रहा था। फिर वो मुंह पर हाथ रखे वॉश बेसिन पर झुकी और पसीने में शराबूर हो गई और मुंह से खून का फवारा निकल रहा था। सर में दर्द की ठेसें उठ रही थी। वो बेदम होकर बैठ गई। फिर बामुश्किल उठी और शावर के नीचे खड़ी हो गई। फ्रेश होने के बाद उसने अपने बालों को तौलिए में लपेटा और बाहर निकल गई। चादर ओढ़कर उसने तहज्जुद अदा की। सजदे में गिरते हुए राफिया की खुशियों भरी लंबी उम्र की दुआएं करने लगी। फिर वो फजर की अजान होने तक चाय नमाज पर ही बैठी रही। नमाज पढ़ने के बाद वो उठकर बाहर आई और लॉन में चहलकदमी करने लगी। वो चहलकदमी कर ही रही थी कि कुछ देर के बाद मूसा शाह भी बाहर आ गया। झूले में बैठकर फुर्सत से उसे देखने लगा, जो नमाज की स्टाइल में दुपट्टा बांधे बहुत पकीजा लग रही थी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे माँ बाप तुमसे बिछड़ना पड़ा। मैं बहुत गुस्से में था, बस इसलिए ऐसा किया। क्या करता, बचपन से ही अपनी हर जिद को पूरा किया है, मगर तुमने मुझे इतनी बड़ी जिल्लत दी थी। मैंने सोच लिया था कि जिस दिन तुमने मुझे थप्पड़ मारा था मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा, लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। मूसा शाह ने कहा तो तलख मुस्कुराहट से उसे देखने लगी। रियली मिस्टर शाह, अब आपके अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि जो चले गए हैं ना वो मेरे माँ बाप थे, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। मैंने तो अपने बापा का आखिरी दीदार भी नहीं किया, क्योंकि मैंने आपकी हवस मिटाने का काम कर रही थी ना। और इधर मेरे बाप को मेरे बगैर ही दफना दिया गया। मेरी माँ जब मैं घर पहुंची तो उसकी मैयत पड़ी थी। मेरे ऊपर क्यामत पे क्यामत उठी, मगर देखे आज भी जिंदा हूँ। हालांकि मुझ जैसी लड़कियों को उसी वक्त मर जाना चाहिए, लेकिन मैंने शायद इम्तिहान में मजीद मुब्तला होना था। मुझे दुनिया के मजीद रंग देखने थे। मेरे अपनों ने, मेरी बहनों ने मुझे छोड़ दिया। बरसों से धक्के खा रही हूँ, अपने बेटे को ये धक्के नहीं देना चाहती थी, इसलिए लेकर आपके पास आ गई ताकि वो अपनी अच्छी जिंदगी जी सके।
घुट घुट के जीने का क्या ही फायदा है। उसके बराबर झूले में बैठते हुए बोली, सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे वालिदैन का इंतकाल हो जाएगा। वो शर्मिंदा से लहजे में बोला, गरीब के पास सबसे बड़ी दौलत उसकी इज्जत ही होती है। मेरे बाबा का मान भी थी मैं, और इज्जत भी। जब दोनों खो जाए तो इंसान मर जाता है। मेरे वालिद ने पूरे खानदान की मुखालफत मोल लेकर मुझे पढ़ने के लिए भेजा था। पूरा खानदान कहता था, मत पढ़ाओ मत पढ़ाओ, ये ना हो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारा मान तोड़ दे, तुम्हारी इज्जत को खराब कर दे। और ऐसा ही हुआ। मैंने ना सिर्फ उनका मान तोड़ा, पर इज्जत को भी खाक में मिला दिया। तुम जिंदा रहकर भी क्या करते, बस चले गए इस दुनिया से। अच्छा ही हुआ चले गए, वरना दुनिया ने मजीद ताने मार मार के इनके दिल को छेद कर देना था। बहुत अच्छा हुआ कि वो मेरी तरह डिप्रेशन की जिंदगी नहीं जी रहे। वो उकताए हुए अंदाज में बोली। तो मूसा शाह ने बेदर्दी से अपने लबों को चबाया। फिर इससे पहले कि वो कोई बात करता, उसका फोन बजने लगा। उसने देखा तो नवेरा का फोन आ रहा था। उसने कॉल पिक की। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मजीद कुछ कहना है। प्लीज तुम अपनी बीवी को लेकर आज मुझे मिलने आ सकते हो किसी होटल में, नवेरा ने कहा था। और उसने फिर बेख्तियार पास बैठी रायना को देखा। मैं पूछ कर बताता हूँ, मैसेज करता हूँ तुम्हें, उसने कहा और फिर कॉल काट दी। नवेरा का फोन था। कह रही थी कि शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ कहना है और तुमसे। वो कह रही है कि मैं तुम्हें लेकर किसी होटल में आऊं, वहां बैठकर बात करूंगी। तुम चलोगी मेरे साथ? मूसा शाह ने कहा, हाँ चलूंगी। कब तक जाना है? उसने बेतासुर अंदाज में कहा। तो मूसा उसे देख कर रह गया। क्या तुम्हें अफसोस नहीं हो रहा कि मैं शादी करूंगा? तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही इस बात की? मूसा ने बेचैनी भरे अंदाज में पूछा। मतलब आप चाहते हैं कि मुझे तकलीफ हो? लेकिन क्यों? आप क्यों चाहते हैं कि मुझे तकलीफ हो? वैसे भी मुझे तकलीफ नहीं होगी, आप जिस मर्जी लड़की से शादी कीजिए, मेरा क्या। मैं ना आपसे मोहब्बत करती हूँ और ना कभी करूंगी, बल्कि मुझे तो दुनिया में अगर किसी से नफरत करती हूँ तो आप है। सबसे ज्यादा नफरत मुझे आपसे है, जिन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। बाकी मैं अपने बेटे के लिए ये सब कर रही हूँ, इसलिए मैंने हाँ बोली है। इसका कोई गलत मतलब मत लीजिएगा, वो स्मार्ट लहजे में बोली। तो मूसा ने बेदर्दी से अपने लबों को कुचला। पता नहीं तुम्हारा ऐसा मिजाज क्यों है। रात को तुम मेरे साथ थी, मेरी बाजू में थी, तुमने जरा भी रिएक्ट नहीं किया। मुझे लगा शायद तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हारे करीब आऊं, लेकिन अब तुम्हारा मिजाज इस कदर सर्द है कि मैं हैरान हो रहा हूं। अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो मुझे पास कैसे आने देती हो? आखिर क्या मकसद है तुम्हारा? वो तलख लहजे में बोला। मेरा मकसद कुछ भी नहीं है। मैं क्यों आपके पास आई, क्यों आने दिया, मुझे नहीं मालूम। बस मैं किसी को नहीं रोकती उसके हक लेने से। आपका हक था मुझ पर, सो आपने ले लिया। मैं क्यों आपको रोकती, गुनाह करती? क्या मेरी जिंदगी पहले ही बहुत गुनाह है? अगर एक और का इजाफा हो गया तो अल्लाह को जाकर क्या दिखाऊंगी? उससे स्पार्ट लजे बोला। तो मूसा ने लब पीछ ले। यार तुम किस तरह की लड़की हो? मतलब तुम्हारे अंदर अजीब सा कुछ है। तुम लड़की लगती नहीं हो। मुझे पता है, मुझे लड़कियां देखकर तरकती थी, मगर तुम जब मुझे देखती थी मुझे ऐसे देखती थी जैसे पता नहीं अपनी निगाहों से जैसे मिटा दोगी मुझे। तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे बहुत बुरा लगता था। आज भी तुम्हारा ऐसा ही एटीट्यूड है। क्या है ये? क्यों इतना सट तुम्हारा अंदाज? इस बार वो कुछ चिढ़कर बोला। क्या चाहते हैं आप, समझ नहीं आ रही? क्योंकि मैं आपके पास आती हूँ तो भी आपको मसला है, आपसे एटीट्यूड दिखाती हूँ आपको तब भी मसला है। आपको मुझसे मोहब्बत तो नहीं होने लगी? वो इस बार अपनी स्याह आंखें उसकी आंखों में डालती बोली। तो मूसा शाह का दिल जैसे इन आंखों में डूब कर उभरा। मुझे नहीं पता ये मोहब्बत है कि क्या है, लेकिन मुझे तुम्हारी कुर्बत कल रात अजीब सुकून में मुब्तला कर रही थी। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुम्हें खुद से दूर करूं, बल्कि दिल चाहता है कि तुम्हारे करीब रहूं, तुम्हें बार बार छूं। ऐसा क्यों है मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं मोहब्बत नवेरा से करता हूँ, ये बात कन्फर्म है। उसे छोड़ते हुए संजीदगी भरे लहजे में बोला। तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम मुझे चिढ़ा रही हो? वो तब कर बोला। सॉरी, मेरी हंसी निकल गई थी, क्या करूं। जब आप कहते हैं ना मुझे नवेरा से मोहब्बत है और फिर मेरी कुर्बत को भी तरफते हैं, मुझे समझ नहीं आता आप मर्द इतने कंफ्यूज क्यों होते हैं। वैसे शायद इसीलिए अल्लाह ने आपको 4 का ऑप्शन रखा है, क्योंकि आपको बैक वक्त 4 से मोहब्बत हो सकती है। वो हल्की सी मुस्कुराहट से बोली। तो मूसा उसे देख कर रह गया। अच्छा चलो तैयार हो जाओ, फिर नाश्ता इकट्ठे करते हैं, नवेरा को नाश्ते का कह देता हूं। मूसा ने सर चटक कर कहा तो सर इस बात में हिला दी, उठ खड़ी हुई। फिर कुछ देर के बाद वो तैयार होकर उसके साथ एक रेस्टोरेंट में चली आई। नवेरा, तुमने मुझसे बोला था कि तुम शादी के लिए तैयार हो, लेकिन तुम्हें मजीद कोई बात करनी है हम दोनों से। क्या बात करनी है? मूसा ने पूछा। हाँ, मुझे दरअसल ये कहना है कि हम राफे को एक दूसरे के करीब कर लेंगे, लेकिन कि क्या ये हमारी जिंदगी से चले जाएगी? नवेरा ने पूछा। हाँ बिल्कुल, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, लेकिन मेरी शर्त ये होगी कि तुम लोग मेरे राफिया का बहुत ख्याल रखो और बेफिक्र रहो।
मैं कभी तुम लोगों से छीनने भी नहीं आऊंगी। उस पाठ लहजे में बोली तो मूसा ने लब भींच कर उसे देखा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं तुमसे ये सब कह रही हूँ, लेकिन एक औरत होकर कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ किसी दूसरी औरत। लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ कि एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दूं, उसके साथ तुम अच्छी जिंदगी गुजारो। अब बहुत में बहुत अच्छे सारे लड़के हैं, मैं तुम्हारी शादी करवा सकती हूँ। उसने कहा तो मूसा ने बेचैनी से पहलू बदला। थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना सोचने के लिए, लेकिन आई एम सॉरी, मैं अपनी जिंदगी में अगर किसी को शामिल करना चाहूंगी तो खुद ही कर लूंगी, तुम्हें मेरी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो हंसते हुए बोली थी, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई मौजूद तो नहीं है? हो सकता है इस वजह से तुम राफिया को हमें देना चाहती हो, क्योंकि पाकिस्तानी मर्द अपनी बीवी के पहले शोट से बच्चे को बर्दाश्त नहीं ना करते। नवीरा ने कहा, शायद हो सकता है, शायद यही वजह हो। उसने खास अंदाज में कहा तो मूसा ने जोर से मुट्ठियां भींच ली। रियली? अगर ऐसा तो बहुत अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, मैं राफिया को अपने बेटे की तरह ही ख्याल रखूंगी, इसकी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तुम अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोचो, तुमने बाकी जिंदगी में बहुत दुख सहे हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे। नवेरा ने कहा तो ज़ेनब आमीन बोलती लस्सी पीने लगी। कुछ देर के बाद वो लोग रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। मूसा, ऐसा करो तुम मुझे घर छोड़ देना और रायना को यहाँ पर किसी कैब वगैरह में बिठा दो, नवेरा ने कहा। मूसा ने बेचैनी से उसे देखा। अच्छा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों चाहिए, मैं यहाँ से टैक्सी लेकर घर पहुंच जाऊंगी, उसने अपने मखसूस हल्की सी मुस्कुराहट से कहा। फिर खुद ही टैक्सी को रोककर उसमें बैठकर चली गई, मगर एकदम से उसके रास्ते में तबीयत खराब होगी। वो टैक्सी ड्राइवर को अस्पताल जाने का कहती सही सीट की बैग से टेक लगा गई। जब वो अस्पताल पहुंची तो उसकी दोस्त वहां की नर्स थी। वो जल्दी से उसे लेकर एक कमरे में आ गई और बेड पर लेटी अपने दर्द करते सर को दबाने लगी। कुछ देर के बाद डॉक्टर तेजी से अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ तुम्हें? तुम आराम नहीं कर सकती? देखो अपनी हालत, रंग किस तरह जर्द पड़ा है। तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि अपने आप से प्यार करो, डॉक्टर ने उसे डांटते हुए कहा तो उसकी डांट पर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। देख रही हैं आप सिस्टर कैसे मुस्कुरा रही है, मजाक उड़ा रही है ये मेरा, डॉक्टर तब कर बोली तो इस बात पर वो खिलखिला कर हंस पड़ी। सच में डॉक्टर साहब आप कुछ ज्यादा ही तप रहे हैं, वैसे आपको इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है, उसने हंसते हुए कहा तो डॉक्टर साहब ने उसे संजीदगी से निगाह से देखा। उसने फौरन अपने कान पकड़ लिए। अब की बार डॉक्टर साहब हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर कुछ चेकअप के बाद डॉक्टर साहब ने उसके लिए दवाई मंगवाई। चलो जल्दी करो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा, डॉक्टर साहब ने कहा तो स्वाब में सर हिलाते उठ खड़ी हुई। फिर डॉक्टर साहब के साथ उस अस्पताल की जानिब निकल गई। वो रास्ते में उससे हल्के फुल्के सवाल करते रहे, जिसका इत्मीनान से जवाब दे रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि राफिया को प्यार दे पाएगी वो और तुम्हारा शोहर कबूल कर पाएगा? डॉक्टर साहब ने अचानक से उसे पूछा। लग रहा है कि कबूल कर चुके हो, वो मुझे कबूल करने को तैयार है। अच्छा, इंतकाम में मोहब्बत है ना ये? पता है, किसी से इंतकाम लेना हो तो ऐसा ही लेना चाहिए। मेरे ख्याल में उसके दिल में मोहब्बत पैदा करके उसे छोड़ देना चाहिए। इस मोहब्बत के इंतकाम में बड़ा मजा है। वो हल्की सी मुस्कुराहट से बोली तो डॉक्टर साहब ने उसे बगूर देखा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम ऐसा कर सकती हो, तुम हर किसी के साथ घुल मिल जाती हो। काश मैं तुम्हारे बारे में पहले पता चल जाता तो आज मैं तुम्हें बचा पाता। बोलते बोलते डॉक्टर साहब का लहजा बिगड़ गया। इट्स ओके डॉक्टर साहब, वैसे भी ये कुदरत का फैसला है, हम कुदरत के साथ नहीं लड़ सकते। मैं बहुत थक गई हूँ दुनिया से, अब मैं सोचती हूँ कि मैं कभी कुछ सुकून पा सकूं तो मेरा दिल मुतमईन सा हो जाता है। कभी कभी दिल को धक्का सा लगता है कि वो कैसे रहेगा मेरा बेटा मेरे बिना। हाँ वाकई, उससे तो कुछ पल के लिए नजर ना हो तो वो पागल सा होने लगता है। मैं कोशिश करती हूँ खुद से दूर करने की, लेकिन मेरा दिल खुद उससे दूर करने को नहीं चाहता। पता नहीं ये औलाद की मोहब्बत ऐसी क्यों होती है। चाहे इस औलाद का बाप मेरे लिए बहुत काबिल नफरत हो, तब भी हम उसकी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने कशिश ही ऐसी रखी है। वो नम आंखों से बोली तो डॉक्टर साहब ने उसे देखकर लपीच गए। फिर गाड़ी शाहविला के बाहर खड़ी हुई तो उसको खुदा हाफिज बोलते गाड़ी से निकल गई। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई तो आगे बेचैनी से इधर उधर टहलते हुए मूसा शाह को देखते हुए ठड़की। वो तेजी से उसके पास आया। तुम तो टैक्सी में बैठी थी ना, फिर गाड़ी में कैसे, किसके साथ आई? उसने उसके पास बैठकर बोला, ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैं आपसे पूछा कभी कि आप क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते? वैसे भी जब आप अलग होने वाले हैं हम तो किसी से भी मैं मिलूं, आपको इससे क्या? वो अपना बाजू एक झटके से उसे छुड़वाते हुए बोली और मुंह हाथ धोने के लिए बाथरूम की जाने पड़ गई। वो भी तेजी से उसके पीछे लगा। दरवाजा जोर से बंद करता उसे पकड़कर दीवार से लगा गया। उसकी पीठ शॉवर से लगी और साथ ही पानी उन पर बरसने लगा। मैं तुमसे जो पूछ रहा हूं ना, मुझे उसका जवाब दो। कौन था वो शख्स, किसके साथ आई हो तुम? उसे चीख कर पूछा। मैं आपके किसी सवाल का कोई जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ, और आप होते कौन है मुझसे ये सवाल करने वाले? हमारा रिश्ता ही क्या है?
उसने सीने पर हाथ मारकर उसे गुस्से से कहा। मूसा ने उसके हाथ जकड़ लिए और उसके कमर के साथ लगाए और उसके लोगों को अपनी दस्तरस में ले गया। खुद को उसको छुड़वाने के लिए वो मजामत कर रही थी, मगर वो इसे बहुत जोर से झगड़े हुए था। फिर उसे छोड़ता हुआ पीछे हुआ और उसके सीने पर मुक्कों की बारिश करने लगी। फिर उसकी गर्दन और सीने पर काटने लगी और आंखें बंद किए वो मदहोश खड़ा था। फिर उसके सीने पर सर रख के तरप तरप कर रो दी। उसे नरमी से गले लगाए हुए था। फिर उसके दिल का जब बोझ हल्का हुआ तो उससे अलग होकर पीछे दीवार से लगकर खड़ी होगी। वैसे जो तुमने आज मुझे ये जख्म दिया है ना, बहुत फरहत बख्श है। उसके करीब होकर उसकी थोड़ी सी थाम कर संजीदा लहजे में बोला। तो उसने अपनी सुर्ख होती आंखों से देखा। नवेरा से मोहब्बत है तो मुझसे क्यों सुरूर लेते हैं? मुझसे क्यों सुकून होता है? ये आपको सुकून इसलिए है क्योंकि आप मुझे टूटा बिखरा हुआ देखना पसंद करते हैं। हमेशा से यही तो होता है। जब मैं आपके आगे डट कर खड़ी होती हूँ तो मुझे तोड़ने के लिए इसी तरह की हरकत करते हैं, लेकिन मैं टूटूंगी नहीं। अब बस बहुत हो गया, मुझसे दूर रहा करें आप। वो गुस्से से बोली तो वो कपड़े चेंज करता हुआ बाहर निकला और वो सोफे पर टांगे फैलाए बैठी थी। अरे यार, क्या तुम्हारे अंदर अकल है कि नहीं? मुझे गंदगी से सख्त नफरत है। उसके पास आकर चिढ़कर बोला। हाँ तो ये भी तो आपने किया है ना, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे भी गंदगी से बहुत चिढ़ है, लेकिन आप मुझे चिढ़ाते हैं ना, अब आप चिढ़ने की बारी है। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोलती सोफे पर लेट गई। फौरन उठो और जाकर कपड़े तब्दील करो। वो इसे बाजू से खींच के खड़ा हो गया। आपके लिए ये सोफा मुझसे ज्यादा कीमती है क्या? उसने मायने खेज अंदाज में पूछा। तो चौंक कर उसे देखने लगा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, बस बात ही नहीं की। मुझे असल में ना गंदगी से चिढ़ है। वो चिल्ला कर बोला। अरे यार, मजाक कर रही थी, इतना सीरियस क्यों ले रहे? वैसे मैंने ऐसा ही कहा है। मुझे पता है कि मेरी जिंदगी में आपकी कोई भी अहमियत नहीं है और आपकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है। बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो जल्दी से बोली। अगर मेरी कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी जिंदगी में तो फिर किसकी अहमियत है? जरा उसका नाम भी मुझे बता दो। वो जुस्तजू भरे लहजे में बोला। खिलखिला कर हंस पड़ी। वक्त आने पर आपकी सब कुछ पता चल जाएगा। आप भी फिलहाल एंजॉय कीजिए, शादी होने वाली है। दोबारा से अपने वालिदैन के साथ जाकर बात करें और अपनी शादी के फंक्शंस एंजॉय करें। और रही मैं, जब वक्त आएगा अपने बारे में आप सबको बता दूंगी। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली थी और उसकी साइड से गुजरने लगी। तो उसने उसका बात थाम कर अपने सामने कर लिया। क्या वाकई तुम्हारी जिंदगी में कोई है जो तुम्हारे सुकून का बायस है? उनसे शाह ने बेचैनी भरे लहजे में पूछा। नहीं, फिलहाल तो नहीं है, मगर एक सुकून की तलाश में हूँ, जिसे मौत कहते हैं। वो सैड मुस्कुराहट से बोली। फजूल बोलने की आदत है तुम्हें, इंतहाई बदतमीज हो। खबरदार, आइंदा तुमने खुद की मरने की बात दिखी। वो बेख्याली से इसे खींचकर अपने सीने से लगाते हुए बोला। तो साख्त रखे, मोहब्बत होने लगी है आपको मिस्टर शाह। अपने कदमों को रोक लीजिए, नहीं तो बहुत बुरी तरह गिर जाएंगे, क्योंकि मैं आपकी दस्तरस से बहुत दूर जाने वाली हूँ। कहीं मेरे दूर जाने के बाद आपके लिए मेरी जुदाई सहना मुश्किल ना हो जाए। उसके कंधों से लगी उसके कान के करीब हुई तो मूसा ने लब खींच के, तुम आजकल कुछ ज्यादा बोल रही हो। तुम्हारे ये गुरूर और तकब्बुर मुझे इंतहाई परेशान करता है। यार, बीवी हो तुम मेरी, तुम्हें चाहिए कि तुम मुझसे मोहब्बत करो और मैं ये करवा कर रहूंगा। तुम खुद मुझसे आकर इकरार करोगी। प्लीज नवेरा से शादी मत कीजिए, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मगर मैं तुम्हारे रोने पीटने पर कोई जवाब नहीं दूंगा। ऐसे करती हो ना तुम भी, मैं भी ऐसा ही करूंगा तुम्हारे साथ। मेरी जात का सुकून इसी चीज में है कि मैं तुम्हें रोते गिड़गिड़ाते हुए देखूं। उसे एक झटके से छोड़ते हुए बोला तो हल्की सी मुस्कुराहट से देखने लगी, जिसकी आंखें कुछ और ही और लब कुछ और ही कह रहे थे। उसकी आंखों का मफहूम जानकर वो मजीद बढ़ गया। उसे पीछे की तरफ धकेलता गुस्से से वार्डरोब की जाने पड़ा और कपड़े निकालकर कमरे से बाहर निकलता चला गया। और हर दिन उसके जवाब का मुंतजिर रहा, लेकिन उसे कोई जवाब ही नहीं दे रही थी और हर रोज के ही बाहर जाती और फिर उसी आदमी के साथ वापस आती। उसकी इस हरकत पर एक अनदेखी बेचैनी उसे हो रही थी। आज उसकी मेहंदी थी। उसने न जाने अपने बेटे को क्या सिखाया था और कहता था कि उसकी दो माएं होंगी। आज मेहंदी के साथ उसका निकाह था और कल बारात लेकर जाना था। उसका निकाह शुरू होने ही वाला था कि उसके दिल को घबराहट सी होने लगी और वो उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ, किधर जा रहे हो? नवेरा ने पूछा। सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरा दिल खाली हो चुका है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। वो पागलों की तरह बोला तो नवेरा ने नम आंखों से उसे देखा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे मेरी बेटी का क्या कोई तमाशा है? जब चाहो तुम इसे छोड़ दो और जब चाहो अपना लो। नवेरा की माँ गुस्से से बोली थी। ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है, मैं इसे आज नहीं छोड़ूंगी। अरे मेरे बेटे की जिंदगी के साथ खेल रही है, खुद न जाने किसके साथ चक्कर में है। रोज उस मर्द के साथ आती जाती है, उसकी जिंदगी पर जाने वाली है, मगर मेरे बेटे को अपने पीछे पागल किया है। मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगी।
उज़्मा शाह ने कपकपाते लहजे में कहा, पर अंदर की जानिब बढ़ गई। वो तेजी से उनके पीछे लपका और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा, मगर उनके सर पर तो जैसे जुनून ताड़ी था। वो सब उसके पीछे पीछे अंदर चले आए और जैसे ही उज़्मा शाह ने दरवाजा अंदर से खोला तो आगे का मंजर देख के सबके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो जमीन पर दोहरी हुई थी, उसके नाक और मुंह से खून जारी था। मूसा शाह तड़प कर उसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ तुम्हें? कुछ जहर खाया? क्या तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की? उसके कंधों से झगड़े हुए चीख कर बोला। इससे पहले कोई जवाब देती वही लड़का अंदर दाखिल हुआ। वो सब चौंके। प्लीज उसे लिटा दो, वो जल्दी से बोला तो मूसा ने जल्दी से उसे उठाकर बेड पर लिटा दिया। मैं डॉक्टर हूँ, इनको 1 मिनट मुझे इंजेक्शन लगाने दीजिए। उसे कहते साथ जल्दी से इंजेक्शन बढ़ा और उसके बाजू में इंजेक्ट कर दिया, मगर उसकी दर्द से चीखें निकल रही थी। मूसा ने सर उठाकर देखा तो वो डॉक्टर की आंखों में आंसू देखकर साकित रह गया। क्या हुआ? बताइए मुझे। इसकी हालत और इसके मुंह से और नाक से खून क्यों निकल रहा है? इसने कोई जहरीली चीज खाई है क्या? वो तड़प कर पूछने लगा। नहीं मिस्टर शाह, उसके अंदर खून का इतना जहर है, इसे जहर खाने की क्या ही जरूरत है। अब हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में सिर्फ इसकी कुछ दर्द की तकलीफें दूर करना है। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक इसे हर तकलीफ से नजात दे। वो दर्द से तड़पती रायना को देख कर बोला था। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? उज़्मा शाह ने पूछा। इन्हें आखिरी स्टेज का ब्लड कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं, डॉक्टर ने कहा तो मूसा ने बेयकीनी से दिखा, फिर अपने बाल मुट्ठी में जकड़ कर तरप तरप कर रो दिया। फिर एकदम से उठा और उसके पास बैठते उसे देखने लगा, क्योंकि आंखें मूंदे वो लेटी हुई थी। उसकी कमर में हाथ डालकर उसे गले लगा लिया। क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? काश तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हारा इलाज करवा देता। मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगा? वो रोते हुए बोला। मैंने कहा था ना कि मुझसे दूर रहो वरना जिंदगी भर रोएंगे। मैंने आज अपना इंतकाम ले लिया तुमसे मूसा शाह, ऐसा इंतकाम जिसका गुनाह भी नहीं है, बस तुम्हें एक दर्द और तकलीफ महसूस होगी जिसको 7 वर्षों से मैंने महसूस किया। तुम्हें जिंदगी भर ये तकलीफ याद रहेगी। जब कोई अपना मर जाता है ना तो कितनी तकलीफ होती है। मेरे इंतकाम से तुम्हारी जिंदगी में बेरौनकी आ गई। मोहब्बत से बड़ा इंतकाम कोई नहीं होता। मोहब्बत मर जाए तो जिंदगी बेरंग हो जाती है। उसके गले लगे वो बामुश्किल बोल रही थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो तरफ उठा। मैं कर दूंगी माफ, लेकिन एक काम करना, मेरी मैयत को मेरे मोहल्ले ले जाना। एक बार सबके सामने कह देना कि रायना राणा ने अपने माँ बाबा का मान नहीं तोड़ा, ताकि आज तक जो लोग कहते कि मिराज ने अपनी बेटियों को कॉलेज भेजा और उसकी बेटी किसी के साथ मुंह काला करके इसे मार गई, वो इल्जाम मिट जाए। अब मुझसे मजीद बोला नहीं जा रहा। वो बोलते बोलते एकदम चुप हो गई तो मूसा ने इसे सीधा किया तो उसकी आंखों में जिंदगी की चमक खत्म हो चुकी थी। उसे सीने से भीजते हुए तरफ तरफ कर रो दिया। उसने अपने आप को संभाला। उसकी मैयत को उसके मोहल्ले लेकर आए। जब मस्जिद में ऐलान हुआ तो सब लोग उसे देखने आने लगे। उसकी बहनों के आने के बाद उसने राफिया को नवेरा के साथ अंदर भेजा, अपना इकरार जुर्म किया। उसकी बहनें तरफ तरफ कर रो पड़ी, हर आंख नम थी। वो लोग जो कल तक उस पर तोहमत लगा रहे थे आज उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। जब उसने जनाजा उठाया, उसे कब्र में उतारा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि अपनों की लाश भरी भारी होती है। अपना मुर्दा दिल भी इसके साथ दफन कर चुका था। उसके दिल की मुसन्नत पर वो बर्जुमान थी जिससे वो कभी नफरत करता था। अपनी मोहब्बत में मुब्तला करके इससे बहुत बड़ा इंतकाम ले गई थी। घर आकर उसने खत खोला और उसके सामने ऊंची ऊंची आवाज से पढ़ने लगा। मूसा शाह, जब आप ये खत पढ़ेंगे तो मैं आपसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। मैं आपसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती, क्योंकि औरत के माँ बाप के सर जिस वजह से झुके उसे कभी दिल में नहीं बसा सकती। मेरे राफिया को कभी अपने जैसा मत बनाना। उसे बताना कि इंतकाम घर उजाड़ देते हैं। उसके अंदर मैंने कभी नफरत का बीज नहीं बोया। आप भी इससे मोहब्बत करते हैं ना, तो उसे कभी खुद जैसा मत बनाइएगा। और अल्लाह आपको बेटी दे तो कभी इसका नसीब मेरे जैसा ना बनाए। और हाँ, अगर नवेरा राफिया की माँ बनकर उसकी परवरिश करना चाहे तो जरूर उसे जिंदगी में लाइए, और न कोई जबरी नहीं। और हाँ, मैंने हर एक दुख देने वाले को माफ किया, फकत रायना राणा। उसका खत लबों से लगाए वो तरफ तरफ कर रो दिया। नवेरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने सर उठाकर उसे देखा। मेरा दिल खाली है नवेरा, तुम अगर चाहो तो इनकार कर सकती हो। वो नम लहजे में बोला, जिंदगी बहुत मुख्तसिर है, इसे सिर्फ गुजारना ही तो है। राफे के लिए कर गुजरूंगी। वो नम लहजे में बोली तो वो सर झुका गया। फिर 2 दिन के बाद उन दोनों का सादगी के साथ निकाह हो गया। वक्त के साथ साथ इंसान के जख्म बढ़ जाते हैं, तकलीफ कम होने लगती है। वो नवेरा एक दूसरे के करीब आते गए। अल्लाह ने उन्हें एक नन्ही सी परी दी जिसका नाम उन्होंने रायना रखा। वो 4 वर्ष की हो चुकी थी। दोनों बच्चों की हंसी उनकी जिंदगी में खुशियां बिखेर रही थी। और गुज़श्ता 5 वर्ष से हर रोज शहर खामोशा में जाता। उसकी कब्र पर जाकर वो 2 घंटे बैठकर उससे बातें करता।
جیسے ہی پرندے اپنے گھروں کو چلتے وہ بھی بوجھل قدموں سے اپنے گھر کے لیے نکل جاتا جہاں اس کے اپنے تھے، لیکن اسے وقت کا انتظار تھا جو وہ اس سے آخرت میں ملے گا، اور وہ ہر رات اللہ کے حضور اس کا آخرت میں ساتھ مانگتا تھا۔